मेरा नाम जीत है। मैं 18 साल का था जब एक दिन मैं अपने सारे दोस्तों के साथ पिकनिक करने के लिए गया हुआ था। हम लोग बोट में थे और खूब मस्ती कर रहे थे। वैसे तो मैं एक अमीर आदमी का बेटा था, लेकिन मेरे पिता ने कभी भी मुझे अपनी औलाद के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया था। मेरे पिता हमेशा अय्याशी में लगे रहते थे। उन्होंने कभी अपने बेटे पर ध्यान नहीं दिया। मेरी माँ तो मेरे जन्म के टाइम पर ही मुझे पैदा करने के बाद मर गई थी। मैंने कभी अपनी माँ की शक्ल नहीं देखी थी और ना ही अपनी माँ का प्यार हासिल किया था। मुझे मेरे दादा दादी ने पाला था। माँ के मरने के बाद पापा ने हमेशा नई नई लड़कियों से अफेयर चलाए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनका एक बेटा भी है। उन्होंने मुझे अपने माता पिता के हवाले कर दिया। वो बूढ़े लोग, उनसे जितना हो सका मेरी परवरिश की और मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। और जब मैं 10 साल का हो गया तो उन्होंने मुझे हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। इस तरह से कभी मुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाया था। मैं 12th क्लास में था और मेरा 12th कंप्लीट होने ही वाला था। हमारे स्कूल के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पिकनिक पर जा रहे थे। मैं भी उन लोगों के साथ पिकनिक पर चला गया। हम लोग बोट में थे और बहुत खुश थे। तभी अचानक एक लड़का मेरे दोस्त के साथ बदतमीजी करने लगा। मैं अपने दोस्त को उस लड़के से बचाने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों की हाथापाई हो रही थी। वो लोग एक दूसरे को जानवरों की तरह मार रहे थे। मैं अपने दोस्त को बचा रहा था। तभी ना जाने उन दोनों में से किसका हाथ मेरे ऊपर लग गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया और मैं पानी में गिर गया। मुझसे तैरना तो आता नहीं था। मैं बहुत घबरा रहा था और मैं पानी के अंदर ही बेहोश हो गया। मुझे लगा कि अब शायद मैं नहीं बच सकूंगा। अब इतने गहरे समंदर के पानी में भला मुझे कौन बचाने आ सकता था। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक घर में देखा। ये बहुत आलीशान घर बना हुआ था। इतना खूबसूरत घर था कि इसे देखकर मेरी आंखें चौंक रही थी। जिस कमरे में मुझे रखा गया था, मेरे सामने वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था। इस आदमी की उम्र लगभग 45 साल की होगी। मुझे होश में आता हुआ देखकर यह आदमी मेरे करीब आया और कहने लगा कि अब तुम ठीक हो। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने कहा, लेकिन आप कौन हो और ये मैं कहाँ पर हूँ? ये किसका घर है? वो आदमी कहने लगा, अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो। मैं तुम्हें सब बताता हूँ कि तुम कहाँ हो और मैं कौन हूँ। मेरा नाम अविनाश है। मैं इस घर का मालिक हूँ। ये घर मेरा है और मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया हूँ। मुझे फिशिंग करने का बहुत शौक है। मैं अक्सर समुद्र के किनारे बैठकर 3 दिन पहले मैं फिशिंग कर रहा था कि तभी अचानक मुझे पानी के अंदर कुछ हलचल होती हुई महसूस हुई। मैंने गौर से देखा तो तुम बहते हुए आ रहे थे। मैं भागकर तुम्हारी तरफ गया और मैंने देखा कि तुम्हारी हालत बहुत बुरी थी और तुम बेहोश थे। मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में डालकर अपने घर ले आया और तुम्हारे होश में आने का इंतजार करने लगा कि तुम होश में आओ तो देखूं कि तुम कहाँ से हो और कौन हो। और इसी तरह से आज तुम 3 दिन के बाद होश में आए हो। मैंने याद करने की कोशिश की कि आखिर मैं किस तरह से पानी में चला गया था। मैंने अपना दिमाग लड़ाया। फिर मुझे याद आया कि मैं तो पानी में गिर गया था। मैं अपने दोस्तों को बचा रहा था। मैंने ये बात उस आदमी को बता दी कि मैं किस तरह से बोट से नीचे गिर गया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरे माता पिता के बारे में पूछा और कहा कि तुम मुझे उनके बारे में बताओ और ये बताओ कि तुम कहाँ से हो। मैं तुम्हारी फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। वो लोग तुम्हें यहाँ से आकर ले जाएंगे। इस बात पर मैं थोड़ा सा सैड हो गया था। आखिर मैं तो हॉस्टल में रहता था। मेरी माँ थी ही नहीं और मेरे पिता को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। मैंने उनसे बिना कुछ सोचे समझे ही कह दिया कि मैं अनाथ हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरी ये बात सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दर्द का उसे अच्छी तरह से एहसास हो गया था। उसने कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम इस घर में ही रह जाओ मेरे पास, तो क्या तुम इनकार तो नहीं करोगे? मैं उस आदमी की इस बात पर चौंक गया था। यह आदमी मुझे देखने में बहुत भला लग रहा था। मैंने कहा, लेकिन मैं आपके घर में कैसे रह सकता हूँ? उन्होंने बताया कि मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन मेरी अभी तक कोई औलाद नहीं। मेरे पास इतना रुपया पैसा प्रॉपर्टी है, लेकिन किसी काम का नहीं, क्योंकि मेरी इस प्रॉपर्टी का कोई मालिक नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरी भी कोई औलाद हो जिसका वारिस वो कहलाए, लेकिन भगवान ने मुझे औलाद नहीं दी। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने नौकर से कहा कि इनके लिए सूप लेकर आओ। नौकर मेरे लिए सूप लेकर आया। उस आदमी ने कहा कि तुम आराम करो, बाकी की बातें हम लोग बाद में करेंगे।
अभी मैं कुछ बेहतर महसूस कर रहा था। मुझे कमरे के अंदर ही सारा दिन गुजर गया था। फिर मैंने सोचा कि मैं कमरे से बाहर निकलकर घर का हालचाल देख लेता हूँ। मैं अपने कमरे से बाहर गया तो मैंने एक खूबसूरत लड़की को देखा। वो लगभग 20 या 22 साल की लड़की होगी। मुझे लगा कि शायद ये इस घर में रहने वाले आदमी की बेटी है, मगर वो आदमी तो मुझे बता रहा था कि उसकी कोई औलाद ही नहीं। मैंने सोचा कि शायद ये फिर उसकी बहन होगी, पर इस आदमी की पत्नी कहाँ है? इसकी पत्नी भी तो इस घर में जरूर होगी। खड़ा हुआ ये सब कुछ सोच ही रहा था कि इतनी देर में वही आदमी आ गया। उसने कहा कि अब तुम ठीक हो? मैंने कहा, जी अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने मुझे अपनी पत्नी से मिलवाया, लेकिन मैं ये देखकर हैरान था कि उनकी पत्नी और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसको देखकर मैं आइडिया लगा रहा था कि या तो ये उनकी बेटी है या फिर उनकी बहन है। लेकिन ना ही ये इस आदमी की बेटी निकली और ना ही उनकी बहन, बल्कि ये तो उनकी पत्नी है। अंकल जी तो अधेड़ उम्र के आदमी थे, लेकिन उनको इतनी कम उम्र की पत्नी कैसे मिल गई थी? ये बात मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आई थी। इसके बाद वो मुझे अपना घर दिखाने के लिए ले गए। उन्होंने मुझे अपना पूरा घर दिखाया। मुझे उनका घर बहुत पसंद आया था और इस घर में हर काम के लिए बहुत सारे नौकर भी मौजूद थे। मैंने उस आदमी से पूछा कि ये कौन सा शहर है, तो उन्होंने बताया कि ये बांग्लादेश है। मैंने कहा कि मेरी भी कभी ख्वाहिश थी कि मैं बांग्लादेश जैसे शहर में जाऊं, तो उन्होंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, 1-2 दिन तुम और आराम कर लो ताकि तुम अच्छी तरह से रिकवर हो जाओ। उसके बाद मैं तुम्हें इस शहर में घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा। मुझे यहाँ पर रहते हुए 4 दिन गुजर गए थे। अंकल जी मुझसे काफ़ी अटैच हो गए थे और वो अब ज़्यादातर टाइम मेरे साथ ही स्पेंड करने लगे थे। मैंने उनसे पूछा कि आखिर आपकी इतनी उम्र होने के बावजूद आपकी शादी इतने सालों बाद कैसे हुई और क्यों हुई? क्या आप शादी नहीं करना चाहते थे? तो उन्होंने कहा कि मैंने सारी जिंदगी पैसा कमाने में गुजार दी। मेरे दिमाग पर सिर्फ पैसा कमाने का ही भूत सवार था। मेरा ध्यान सिर्फ अपने बिजनेस पर ही रहता था और मैंने दिल लगाकर मेहनत की और आज मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और मेरे माँ बाप मुझसे शादी की बहुत जिद किया करते थे, लेकिन मैं तो सिर्फ पैसा कमाना चाहता था। मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि कभी मैं इस दुनिया में अकेला भी रह जाऊंगा। जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए तो मुझे अकेलेपन का एहसास होने लगा। ये इतना बड़ा घर मुझे काट खाने को दौड़ने लगा। मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था। फिर मुझे लोगों ने एडवाइस दी कि मैं शादी कर लूं। मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा साथ देने के लिए घर में मेरी पत्नी भी आ जाएगी, फिर मेरे बच्चे होंगे। इसी तरह से धीरे धीरे मेरा परिवार आगे बढ़ जाएगा। ये बात मुझे बिल्कुल सही लगी थी, लेकिन अब इतनी उम्र में मुझसे कौन शादी करता? लेकिन कहते हैं ना कि पैसे में बहुत ताकत होती है। मेरी पत्नी एक बहुत गरीब परिवार की लड़की है। किसी ने बताया था कि ये लड़की बहुत गरीब है, इसे तुम्हारे घर में नौकरी चाहिए। ये लड़की मेरे घर में नौकरानी के तौर पर आई थी, पर मुझे ये लड़की देखते के साथ ही पसंद आ गई थी, इसीलिए मैंने इसके साथ शादी कर ली। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक मेरी इससे कोई औलाद नहीं हो पाई। मैं औलाद के लिए बहुत तरस रहा हूँ। अंकल जी की आंखों में मैंने एक अजीब सा एहसास और औलाद के लिए तड़प देखी थी। एक वो इंसान था जिसके पास औलाद नहीं थी, तो वो औलाद के लिए रो रहा था। एक मेरे पापा थे जिनके पास मुझ जैसी औलाद है, तो उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको औलाद दी गई है तो उन्हें औलाद की कदर नहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास औलाद नहीं तो वो औलाद के लिए तड़प रहे हैं। मैं अंकल के दुख को समझ सकता था, क्योंकि वो भी मेरी तरह इस दुनिया में खुद को अकेला समझ रहे थे। सारा दिन घूमने के बाद हम लोग घर पर चले गए थे। घर पर हम सब लोगों ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाया। लेकिन ये क्या था? यहाँ तो खाने में मछली बनी हुई थी। मैं समझ गया था कि बांग्लादेश में मछली का पालन ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ के लोगों को खाने में मछली ज्यादा पसंद होगी। मैंने पेट भरकर खाना खा लिया था और मुझे इस घर की बनी हुई मछली बहुत पसंद आई थी। और अंकल की वाइफ का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। उनका नाम सुनैना था। मैंने सुना था कि सुनैना आंटी ही घर में खाना बनाती है। मछली भी उन्होंने ही बनाई थी। मैंने सुनैना आंटी के बने हुए खाने की तारीफ कर दी। वो बहुत इम्प्रेस हुई थी और मुझे देख देख कर वो बहुत खुश होती थी। इस घर का माहौल बहुत अच्छा था। अंकल जी के साथ रहते हुए मुझे ऐसा लगता था जैसे ये मेरा अपना घर हो। रात के टाइम पर हम सब लोग सो रहे थे। मुझे इस घर में रहने के लिए एक अलग से कमरा दिया गया था। रात के टाइम पर मैं सो रहा था।
तभी मुझे हल्की हल्की चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और डरते हुए मैंने अंकल के कमरे पर दस्तक दी तो सुनैना आंटी ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मैंने अंदर देखा कि अंकल की बहुत बुरी हालत हो रही थी। उनको खून की उल्टियाँ आ रही थी। मैं तो ये देखकर ही घबरा गया था। सुनैना आंटी ने बताया, जब से ये कमरे में आए हैं इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये इसी तरह से उल्टियाँ कर रहे हैं। मैंने सुनैना आंटी से कहा कि आपने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया। उन्होंने कहा कि मैं इनकी ऐसी हालत देखकर डर गई थी, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा, वो तो अच्छा हुआ कि मुझे आपके रोने की आवाज़ आ गई। मैं अंकल को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने जल्दी से उनको गोद में उठाया और ड्राइवर से कहा कि जल्दी से गाड़ी निकालो। अंकल की हालत बहुत बुरी हो रही थी। उल्टियाँ कर करके उनकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी कि उनको अपना बिल्कुल भी होश नहीं था। मैं ड्राइवर के साथ अंकल को फ़ौरन अस्पताल लेकर चला गया। अस्पताल के अंदर अंकल को आईसीयू में एडमिट कर लिया गया। अंकल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं तो उनकी हालत देखकर रो रहा था। दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इनको छोड़कर अकेला घर चला जाऊं। इतनी ही देर में डॉक्टर मेरे पास अंकल की रिपोर्ट्स लेकर आ गए। डॉक्टर ने बताया कि अंकल को हेपेटाइटिस है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर ने ये भी बताया कि उनकी ये बीमारी काफ़ी सालों पुरानी है और ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही है। आपको इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और इनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। मुझे ये बात सुनकर बहुत परेशानी हुई थी। अंकल की बीमारी ने मुझे तोड़कर रख दिया था। न जाने क्यों अंकल के इतना बीमार होने पर मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों हो रही थी। मैं उनके साथ अस्पताल में सारी रात रहा। जब सुबह को अंकल को होश आया तो डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। मैं उन्हें घर लेकर आ गया था। मैंने अंकल से कहा, आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। फिर सुनैना ने अंकल को मेरे बारे में बताया कि किस तरह से मैं उनको अस्पताल लेकर गया और सारी रात मैंने उनकी फिक्र में उनके साथ अस्पताल में गुजार दी। ये सुनकर अंकल इमोशनल हो गए थे और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। अंकल कहने लगे, जीत, क्या तुम मेरे बेटे बन सकते हो? ये सुनकर मैं हैरान रह गया था कि अंकल ये कैसी बातें कर रहे हैं। भला मैं उनका बेटा कैसे बन सकता हूँ? मैंने अंकल से कहा, आप ये सब कुछ क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा, जीत, अगर आज मेरा सगा बेटा होता तो वो भी मेरे लिए इतना परेशान नहीं होता जितना तुम मेरे लिए परेशान हुए। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। प्लीज़ तुम कभी मेरे इस घर को छोड़कर मत जाना। इस दुनिया में तुम्हारा भी कोई नहीं। आखिर तुम यहाँ से जाने के बाद फिर से बेसहारा हो जाओगे और मैं फिर से बेऔलाद हो जाऊंगा। तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। सुनैना आंटी ने भी मेरी तरफ देखा और वो भी कहने लगी, तुम्हारे अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अंकल ने मेरी तरफ देखकर कहा कि आगे से तुम मुझे कभी अंकल नहीं कहोगे, आज से तुम मुझे पापा कहोगे। उन्होंने खुश होकर मुझे गले से लगा लिया था। मैंने अंकल को बताया कि आपको अब अपना बहुत ख्याल रखना है। डॉक्टर ने आपको फुल बेड रेस्ट बताया है। मेरी ये बात सुनकर अंकल कहने लगे, अगर मैं फुल बेड रेस्ट पर आ गया तो फिर मेरी इतनी बड़ी कंपनी को कौन संभालेगा? कौन मेरे बिजनेस का ध्यान रखेगा? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर मैं 2 दिन भी ऑफिस ना जाऊं तो मेरे बिजनेस का सारा सिस्टम खराब हो जाता है। इस हिसाब से मैं बेड रेस्ट कैसे कर सकता हूं बेटा? मैंने कहा, तो ठीक है पापा, मैं आपकी जगह ऑफिस जाकर आपका काम देख लेता हूँ। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने कहा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बेटा, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा अगर तुम मेरा बिजनेस संभाल लोगे तो। मैं पापा को तसल्ली देकर कमरे से बाहर निकल आया था। अगले दिन मैं उनकी जगह पर ऑफिस चला गया। उनको मेरा काम बहुत पसंद आया था और कुछ ही दिन बाद मैंने अंकल के पूरे बिजनेस को अच्छी तरह से संभाल लिया था। अंकल बेफिक्री से अपने घर में आराम कर रहे थे। वो मेरी तरफ से बहुत खुश थे। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर गया तो सुनैना आंटी अंकल को उनके कमरे में ही खाना दे चुकी थी। मुझे घर आते हुए बहुत रात हो चुकी थी, लेकिन मैं ये देखकर हैरान था कि सुनैना आंटी मेरे घर आने का इंतज़ार कर रही थी और अभी तक वो सोई नहीं थी। मैंने कहा, आंटी, आप अभी तक सोई क्यों नहीं हो? उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। तुम्हारे पापा को खाना और दवाई देकर उन्हें सुला दिया है और अब मैं तुम्हें खाना देने के लिए आई हूँ। सुनैना आंटी की हरकतें मुझे कुछ अजीब लग रही थीं। वो मुझे अजीब तरह से टच कर रही थीं। मैंने उनसे कहा, आप ये क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने पहली बार इतना खूबसूरत लड़का देखा है। तुम्हारे पापा भी तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने उनका पूरा बिजनेस संभाल लिया
और इस घर को भी संभाल रहे हो। मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। उनकी ऐसी बातें कहने पर मैं बिना खाना खाए ही डाइनिंग टेबल से उठकर कमरे में चला गया था। मुझे बड़ा अजीब लगता था, न जाने वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी। वो मुझसे उम्र में 3-4 साल बड़ी थी। मैं उनकी इज्जत करता था, लेकिन वो मेरे साथ ऐसे पेश आती थी जैसे वो मेरी कोई दोस्त हो। लेकिन मैंने कभी किसी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा था। फिर वो तो मेरी माँ की जगह थी। अब इसी तरह से सुनैना आंटी को ऐसी गंदी हरकतें करते हुए काफी दिन हो गए थे। वो किसी न किसी बहाने से मेरे कमरे में आ जाती थी और मुझसे बात करने की कोशिश करती थी। यहाँ तक कि जब मैं ऑफिस में होता तो मेरे नंबर पर न जाने कैसे कैसे मैसेजेस भेजती रहती थी। उनका कहना था कि मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। भला वो मेरे माँ के दर्जे की औरत थी, मैं उनको अपना दोस्त कैसे बना सकता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं उनकी शिकायत पापा से करूं, क्योंकि वो बेचारे इन दिनों वैसे भी बीमार थे और अपनी बीमारी से लड़ रहे थे। और फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं मैं उनसे उनकी पत्नी की शिकायत लगाऊं तो वो मेरी बात का यकीन न करें। मैंने सोचा था कि मैं खुद ही सुनैना आंटी को समझाऊंगा कि आप अपनी ऐसी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मैं आपकी शिकायत पापा से कर दूंगा, कि शायद वो मेरी बात सुनकर डर जाएंगी। एक दिन तो सुनैना आंटी ने हद ही कर दी थी। मैं अपने कमरे में था और सुनैना आंटी बहाने से मेरे कमरे में आ गई और उन्होंने आते ही मुझे गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? मुझे लगा कि शायद पापा की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे पापा की तबीयत तो ठीक है, मैं आज तुमसे अपनी एक परेशानी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कहा, बताइए, आपको क्या परेशानी है? तो वो रोते हुए कहने लगी, इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ। हम दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, क्या हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते? मैंने कहा, सुनैना आंटी, लेकिन आपका रिश्ता मेरे साथ माँ जैसा है, भला मैं आपको दोस्त कैसे बना सकता हूँ? सुनैना आंटी कहने लगी, तुम मुझे सुनैना आंटी मत कहा करो। मैं तुम्हें किसी एंगल से आंटी लगती हूँ? मैं कितनी खूबसूरत और जवान हूँ, और तुमने आंटी कहकर मेरी खूबसूरती में दाग लगा दिए। मैं इस औरत से बहुत परेशान था, न जाने ये मुझसे क्या चाहती थी। ये बात कहते हुए अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उनके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी कमरे में नौकरानी आ गई। सुनैना आंटी का ध्यान जैसे ही दरवाजे की तरफ गया, मैंने उनके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और नौकरानी ने सुनैना आंटी से कहा कि मैडम, आपको साहब बुला रहे हैं। ये सुनकर वो मुझे देखती हुई मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैंने सुकून भरी सांस ली थी कि चलो अच्छा हुआ, मेरी जान छूट गई थी। अब उनकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थीं और मुझे यही डर रहता था कि कहीं पापा मुझे सुनैना आंटी की वजह से गलत न समझ लें। पापा की तबीयत अब कुछ बेहतर होने लगी थी। वो अब चलने फिरने के लायक हो गए थे और अपने कमरे से भी निकलने लगे थे, लेकिन अभी उन्होंने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया था। मैंने सोचा था कि क्यों ना घर में पापा की तबीयत ठीक होने की खुशी में एक पार्टी रखी जाए, इसलिए मैंने काफ़ी सारे लोगों को इनवाइट किया और घर में एक अच्छी सी पार्टी का अरेंजमेंट किया, जिससे पापा भी बहुत खुश थे। उन्होंने मुझसे कहा कि इस घर में काफ़ी सालों बाद रौनक आई है। पापा ने कहा कि जिस दिन से तुम इस घर में आए हो उस दिन से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अब कभी अकेला नहीं हूँ। इस घर में अब हमेशा मुझे चारों तरफ रौनक फैली हुई दिखाई देती है। वो मुझे हमेशा आशीर्वाद देते रहते थे और हमेशा मुझे खुश रहने की दुआएं देते थे और वो मुझे देख देखकर बहुत खुश होते रहते थे। सच में वो बहुत नेक इंसान थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक अनजान इंसान मुझे इतना भी प्यार दे सकता है। इस घर में रहते हुए मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ था जैसे मैं इस घर में रहने वाला अनजान इंसान हूँ। मुझे ऐसा लगता था जैसे ये मेरा अपना घर है। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी एक दिन मेरे नसीब में एक ऐसा इंसान लिख देगी जो अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर मुझे प्यार करेगा। पार्टी वाले दिन जब सब लोगों ने खाना खा लिया तो पापा ने कहा कि आज बहुत खुशी का मौका है, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। पापा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्टेज पर बुला लिया, लेकिन स्टेज पर बुलाने के बाद जो पापा ने सारे मेहमानों से कहा वो सच में मेरी सोच से भी अलग था। पापा ने अनाउंस किया कि मैं आप सब लोगों को अपने बेटे से मिलवाना चाहता हूँ। ये मेरा बेटा है और मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपना सारा बिजनेस सब कुछ अपने बेटे के नाम कर रहा हूँ। ये सुनकर तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उस टाइम पापा से कुछ कह नहीं पा रहा था।
मैं सोच रहा था कि कभी कभी जिंदगी हमें कुछ ऐसे लोगों से मिलवा देती है जो हमारे अपने ना होते हुए भी हमारे अपनों से भी ज्यादा करीब हो जाते हैं। इस बात पर वहां के सारे मेहमान जोर जोर से तालियां बजा रहे थे, लेकिन जैसे ही अचानक मेरी नजर सुनैना आंटी पर पड़ी, उन्हें देखकर मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। उनके चेहरे के रिएक्शन कुछ अलग टाइप के थे। वो मुझसे बहुत गुस्से में लग रही थी। उन्हें गुस्सा किस बात का था, ये बात मैं समझ नहीं पाया था। थोड़ी देर के बाद डांस शुरू हो गया और सारे कपल्स आपस में डांस कर रहे थे। अब मैं तो सिंगल था, इसलिए मैं एक साइड में खड़े होकर सब लोगों का डांस देख रहा था। उधर पापा भी सुनैना आंटी के साथ डांस कर रहे थे, लेकिन सुनैना आंटी का मूड ठीक नहीं लग रहा था। वो पापा को अकेला ही डांस करता हुआ छोड़कर घर के अंदर चली गई। मैंने पापा से भी पूछा कि आखिर सुनैना आंटी का मूड क्यों खराब है। उन्होंने कहा कि उसकी शायद तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में आराम करने के लिए गई है। तुम उसकी बात पर ध्यान मत दो, तुम पार्टी एंजॉय करो। फिलहाल पार्टी खत्म हो गई थी और अगले दिन मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी सुनैना आंटी मेरे कमरे में जूस की ट्रे लेकर आई। मुझसे कहने लगी, तुम कितने मेहनती हो। कितनी अजीब बात है कि तुम एक अनजान आदमी के घर आ गए, उसने तुम्हें अपना बेटा बना लिया और तो और उसने अपनी सारी जायदाद भी तुम्हारे नाम कर दी। वो इस तरह से कह रही थी जैसे उन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा हो। मैंने कहा, मैंने पापा से नहीं कहा था कि वो मेरे लिए इतना सब कुछ करें। उन्होंने मेरे सर पर बाप बनकर हाथ रख दिया था, यही मेरे लिए बहुत था। उन्होंने ये सब क्यों किया, किस लिए किया, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सुनैना आंटी कहने लगी, अरे अरे तुम तो नाराज हो रहे हो, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, बल्कि मैं तो मजाक कर रही हूँ। मैं रेडी होकर उनका लाया हुआ जूस पिए बिना ही कमरे से बाहर निकल गया था और ऑफिस चला गया था। मैं ऑफिस में अपना काम कर ही रहा था, तभी अचानक मेरे पास घर के नौकर की कॉल आई। उसने कहा कि मालिक की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। मैं फौरन घबरा गया और मैं जैसे ही घर गया मैंने देखा कि पापा उल्टियां कर रहे थे। मैं उनको लेकर अस्पताल चला गया। डॉक्टर ने बताया कि भारी खाना खाने की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई थी। फिलहाल इनकी तबीयत ठीक है, आप लोग 1-2 घंटे के बाद इन्हें घर लेकर जा सकते हो। सुनैना आंटी भी अस्पताल में ही मौजूद थी और मैंने उनसे पूछा कि पापा ने खाने में क्या खाया था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इन्होंने तो खाने में मछली खाई थी, मछली तो इनकी फेवरेट डिश है। मैंने उनसे कहा कि पापा पेशेंट हैं और पेशेंट को थोड़ा लाइट खाना खाना चाहिए, ये खाना उनके लिए थोड़ा हैवी हो गया, इसलिए उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाया। 2 घंटे के बाद हम लोग अस्पताल से घर आ गए थे। पापा कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे, इसीलिए उनको आराम करने के लिए छोड़ दिया था और मैं भी अपने कमरे में आ गया था। लेकिन जब मैं रात को सोया तो मुझे एक अजीब सा सपना आया। उस सपने को देखकर मैं डर गया था। मैंने सपने में देखा कि पापा मुझे बहुत परेशान नजर आ रहे थे। इस टेंशन की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि आखिर पापा को ऐसी कौन सी परेशानी हो सकती है जिसकी वजह से मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। जब सुबह के 8 बज गए तो मैं ऑफिस नहीं गया, बल्कि मैं पापा के कमरे की तरफ चला गया। पापा अपने कमरे में लेटे हुए थे और उनके करीब ही सुनैना आंटी भी बैठी हुई थी। मैं कमरे के अंदर उनके पास जाकर बैठ गया और उनसे कहने लगा, पापा आपकी तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा, बेटा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा, पापा आपको कोई परेशानी है? तभी सुनैना आंटी ने जवाब दिया, नहीं, इनको क्या परेशानी हो सकती है? पापा मेरी तरफ देखकर कहने लगे, इसके कहने का मतलब है कि तुम्हारे होते हुए मुझे क्या परेशानी हो सकती है बेटा? मुझे बेफिक्री हो गई थी कि चलो मैंने जो सपना देखा था वो सच नहीं था। मुझे पापा ने बताया कि एक कंपनी हमसे डील करना चाहती है, लेकिन वो अमेरिका के लोग हैं, इसलिए तुम्हें अमेरिका जाकर उनसे डील करनी होगी और उनका काम समझना होगा। उन्होंने कहा, बेटा इसके लिए तुम्हें अमेरिका जाना होगा, लगभग वहां पर तुम्हें 1 हफ्ता लग जाएगा। मैंने पापा से कहा, ठीक है पापा, मैं चला जाऊंगा। पापा बहुत खुश हो गए और कहने लगे, तुम मेरा बहुत कहना मानते हो, एक दिन ऊपर वाला तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बना देगा। मैंने कहा, पापा मैं आपका बेटा बन गया हूँ, बस मेरे लिए यही काफी है, इससे ज्यादा बड़ा मैं नहीं बन सकता। अगले 2 दिन बाद मुझे अमेरिका जाना था। मैं पापा का आशीर्वाद लेकर अमेरिका चला गया और वहां से डील फाइनल करने के बाद पूरा 1 हफ्ता रुक के जब मैं अमेरिका से घर वापस आया तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। पापा की आंखों के नीचे काले घेरे थे और वो मुझे बहुत कमजोर लग रहे थे। मैंने पापा से पूछा, पापा आप इतने कमजोर कैसे हो गए हो? उन्होंने कहा, बेटा मैं कमजोर नहीं हुआ हूँ,
तुम्हारी सुनैना आंटी मेरा बहुत ख्याल रखती है। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद जैसा मैं सोच रहा हूँ वो गलत है, क्योंकि सुनैना आंटी सच में पापा का बहुत ख्याल रखती हैं और हमेशा उनके साथ ही कमरे में रहती हैं। इन दिनों ऑफिस में काम का लोड मुझ पर बहुत पड़ रहा था, क्योंकि मैंने कुछ नई कंपनी से डील की थी और उन सबको मुझे हैंडल करना था। इससे पहले तो कभी मैंने बिजनेस में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया था। अब जब सारे काम का लोड मुझ पर पड़ गया था तो मेरे अंदर बिजनेस के लिए एक अजीब सा इंटरेस्ट जागने लगा था। मैं घर में भी कम आता था और ज्यादातर काम पर ही ध्यान दे रहा था। मैं 3-4 दिन में एक बार घर आ रहा था। पापा मुझे रोज कॉल किया करते थे और काफी देर तक मुझसे फोन पर बातें करते थे। अगर ऑफिस में कोई बात मेरी समझ नहीं आती थी तो मैं पापा से कॉल करके पूछ लिया करता था। लेकिन अब काफी दिनों से मैं नोटिस कर रहा था कि जब भी मैं पापा को कॉल करता था वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, और जब मैं घर जाता तो सुनैना आंटी कहती कि वो सो रहे हैं। इधर मैं बड़े बड़े लोगों से डील करने में बिजी था। बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा था। हमारी कंपनी का शहर में एक अलग ही नाम हो गया था। एक दिन मैं रात को पापा के कमरे में उनसे मिलने के लिए जा रहा था, तभी सुनैना आंटी ने मुझे दरवाजे पर ही रोक लिया और कहने लगी, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, पापा क्या कर रहे हैं, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। सुनैना आंटी कहने लगी, तुम्हारे पापा अभी सोए हैं, अब तुम उनको जगा दोगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसके बाद सुनैना आंटी मुझसे और बातें करने लगी। वो मुझसे काम के बारे में पूछने लगी। रात काफी हो गई थी। मैंने सुनैना आंटी से कहा, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, सुबह को जब पापा उठ जाएंगे तब उनसे बात कर लूंगा। जब सुबह हुई तो अगले दिन मैं जैसे ही पापा से बात करने के लिए गया, मैं कमरे का दरवाजा खोलने ही जा रहा था कि इतनी ही देर में मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो सुनैना आंटी सीढ़ियों से गिर गई थी। उनके पैर में काफी बुरी तरह से मोच आ गई थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैं उनकी हेल्प कर रहा था और उनके पैर की मोच निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुनैना आंटी के पैर का दर्द कम नहीं हो रहा था। वो दर्द की वजह से बहुत तड़प रही थी। मैंने उनसे डॉक्टर के लिए कहा तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाने से मना कर दिया और डॉक्टर के पास जाने से भी मना कर दिया। वो कहने लगी, मैं चल नहीं सकती और ना ही मैं डॉक्टर को घर बुलाना चाहती हूँ। डॉक्टर मुझे दर्द का इंजेक्शन लगा देगा। इंजेक्शन से मुझे बहुत डर लगता है। मैंने कहा, आप परेशान मत हो, जरूरी थोड़ी है कि डॉक्टर आपको इंजेक्शन ही लगाएगा। डॉक्टर आपको दवाई भी तो दे सकता है। सुनैना आंटी ने कहा, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और आज ऑफिस में मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। सुनैना आंटी कहने लगी, तुम जाओ ऑफिस, मैं खुद को संभाल लूंगी। वो कहने लगी, मैं ठीक हूँ। जब मैंने उनको ठीक देखा तो मैं ऑफिस जाने के लिए निकल गया था। रात को जब मैं घर गया तो दरवाजे पर मुझे पापा के कुछ दोस्त घर से निकलते हुए दिखाई दिए। मैं उन लोगों को जानता था क्योंकि पापा ने मुझे पार्टी में अपने सारे दोस्तों से मिलवाया था। मेरी मुलाकात उन लोगों से घर के गेट पर ही हो गई थी। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पापा की तबीयत देखने के लिए आए थे। मैंने कहा, क्या हुआ फिर, आप लोग मिल लिए पापा से? वो बताने लगे कि शायद वो दवाई खाकर अभी अभी सोए हैं। उनकी पत्नी ने बताया है कि उनकी तबीयत तो ठीक है, पर डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए बताया है। हम लोगों ने बेहतर नहीं समझा कि उन्हें नींद से जगाएं। हम किसी और दिन आकर अविनाश से मिल लेंगे। थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद वो लोग जा चुके थे और मैं घर के अंदर आ गया था। मैं जैसे ही घर के अंदर आया तो सुनैना आंटी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं पापा की कमरे की तरफ जा रहा था। मुझे याद आया कि सुनैना आंटी के पैर में सुबह मोच आ गई थी। पहले उनके बारे में पूछ लेता हूँ। मैंने सुनैना आंटी से उनके पैर के दर्द के बारे में मालूम किया तो उन्होंने बताया कि अभी मेरे पैर में थोड़ा दर्द है, क्या तुम मुझे डॉक्टर के पास लेकर जा सकते हो? मैंने कहा, क्या आप मुझे अब बता रही हो? लेकिन अब तो काफी रात हो चुकी है, इस टाइम कोई डॉक्टर नहीं होगा। सुनैना आंटी कहने लगी, हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं, वो काफी देर तक अपने पेशेंट्स को देखते हैं। मैंने जल्दी से अपने ऑफिस का बैग रखा और मैं उनको कार में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाने के लिए घर से निकल गया था। हमें कुछ देर डॉक्टर के पास लग गई। उसके बाद रास्ते में सुनैना आंटी ने शॉपिंग करने के लिए कहा। हम एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए रुक गए थे। घर आते हुए हमें लगभग रात के 12 बज गए थे। उसके बाद सुनैना आंटी नौकरानी के साथ अपने कमरे में चली गईं और अंदर जाते ही उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और मैं अपने कमरे में आ गया था। मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो मेरे मोबाइल में हमारे ऑफिस के पीए की बहुत सारी मिस्ड कॉल थी। मेरा फोन साइलेंट पर था।
इसलिए शायद मुझे कॉल के बारे में पता नहीं चला था। मैंने कॉल बैक की तो उन्होंने मुझे बताया कि सर, मैं काफ़ी दिनों से अविनाश सर से बात करना चाह रहा हूँ, पर उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। मैंने कहा, पापा तो घर में ही हैं और उनका नंबर भी ऑन है। उन्होंने कहा, सर, मैं रोज़ उनका नंबर ट्राई करता हूँ, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। मैंने उससे बात करके अपना मोबाइल बंद कर दिया था। अब मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर पापा का किसी से भी कोई कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा, और जबकि वो घर में ही मौजूद हैं और मुझे भी तो पापा से बात किए हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया। मुझे गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मैं कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या है। आज पापा के कुछ दोस्तों ने भी मुझे बताया कि उन लोगों से भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, और पीए भी यही बता रहा है कि उसकी भी पापा से बातचीत नहीं हुई। इसका मतलब हमारे घर में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मेरा शक सुनैना आंटी पर ही जा रहा था और मैंने सोच लिया था कि कल सुबह मैं पापा से बात करके ही रहूंगा। जैसे ही अगला दिन निकला तो मैं पापा से बात करने के लिए उनके कमरे की तरफ जा ही रहा था कि मेरी सोच के मुताबिक सुनैना आंटी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे पता था कि वो मुझे अंदर जाने के लिए रोकेंगी, क्योंकि इतने दिनों से वो मुझे किसी न किसी बहाने से कमरे के अंदर जाने से रोक रही थी। मैंने सुनैना आंटी को पीछे धक्का दिया और जल्दी से कमरे का दरवाजा खोल दिया। मैंने जैसे ही कमरे के अंदर देखा तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि पापा तो कमरे के अंदर थे ही नहीं। आखिर वो अपने कमरे से कहाँ जा सकते थे। मैं बाहर आया और मैंने सुनैना आंटी से कहा, पापा कहाँ हैं? तभी अचानक सुनैना आंटी ने अपनी आंखों से कुछ इशारा किया और किसी ने पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पकड़ने वाले इंसान ने मुझे इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। मैंने सुनैना आंटी पर चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे बताओ कि पापा कहाँ हैं और आपने उनके साथ क्या किया? सुनैना आंटी मेरे करीब आई और कहने लगी, तुम्हारे पापा को मैंने एक ऐसी जगह भेज दिया जहां जाने के बाद कोई भी इंसान वापस नहीं आता। मैं हैरान रह गया था कि वो क्या कहना चाह रही थी। सुनैना आंटी ने मेरे आगे कुछ पेपर डाल दिए और कहने लगी, जल्दी से इन पर साइन कर दो। मैं चिल्ला रहा था और कह रहा था, तुम क्या चाहती हो? मुझे छोड़ दो। ये बताओ पापा कहाँ हैं? सुनैना आंटी कहने लगी, जैसे मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। अगर तुम इन पेपर्स पर साइन कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले जाऊंगी। लेकिन ये कैसे पेपर्स थे? मैं इन पेपर्स को पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने पेपर्स मेरी आंखों के सामने कर दिए और कहने लगी, लो पढ़ लो। वो पेपर्स जायदाद के पेपर्स थे। पापा ने अपनी सारी जायदाद और अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। सुनैना आंटी चाहती थी कि इन पेपर्स पर मैं अपना साइन कर दूं ताकि वो इस सारी जायदाद की मालिक सुनैना आंटी हो जाए। अब मैं सारा खेल समझ चुका था कि सुनैना आंटी ये सब कुछ इसीलिए कर रही है क्योंकि वो ये सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहती है। मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा सुनैना आंटी। सुनैना आंटी ने मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया और कहने लगी, तो फिर तू अपने पापा को खुद तलाश कर लेना कि वो कहाँ है। मैंने उसको ऐसी जगह भेज दिया जहां तू क्या कोई भी उसे नहीं ढूंढ सकता। मैंने कहा, आप ये सब कुछ क्यों कर रही हो? पापा ने आपको इस घर में सब कुछ दिया। वो कहने लगी, उस आदमी ने मुझे कुछ नहीं दिया। उन्होंने बताया कि मैं इस घर में नौकरानी बनने के लिए आई थी, लेकिन जब मैं अविनाश को पसंद आई तो उसने मुझसे शादी कर ली। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो लड़की नौकरानी बनने वाली थी वो इस घर की मालकिन बन गई थी। लेकिन हमेशा अविनाश के दिल में औलाद की तड़प रहती थी। अब जब उस बूढ़े से मुझे औलाद नहीं हुई तो मैं क्या करती? फिर मेरी जिंदगी में तुम आ गए। जब अविनाश तुम्हें लेकर आया तो मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था। मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी क्योंकि अविनाश से शादी करने के बाद मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी। मैं सिर्फ ये रिश्ता इसीलिए निभा रही थी क्योंकि मैं उसकी सारी दौलत हथियाना चाहती थी। लेकिन तुमने आकर मेरे बने बनाए प्लान पर पानी फेर दिया। अविनाश ने तुम्हें अपना बेटा बना लिया। मैं अविनाश को बहुत समझाती थी कि ये कोई अनजान इंसान है, इसे अपना बेटा मत बनाओ, ये तुम्हें धोखा भी दे सकता है। मैं अविनाश को बहुत भड़काती थी तुम्हारे खिलाफ, लेकिन वो इंसान कभी मेरे भड़काए में आया ही नहीं। इतना समझाने के बावजूद भी उसने वकील के साथ मिलकर अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। मैं चाहती थी कि मैं तुमसे शादी कर लूं और हम दोनों मिलकर इस आदमी की जायदाद आधी आधी बांट लेंगे। मैंने तुम्हें भी अपने काबू में करने की बहुत कोशिश की।
हर मर्द औरत के हुस्न पर फिदा होकर उसका हो जाता है, लेकिन तुम पर भी मेरा कोई जादू नहीं चल सका। और अब तो अविनाश को भी मुझ पर शक होने लगा था कि मेरी नज़र उसकी जायदाद पर है, इसलिए उसने मेरे साथ धोखा किया। उसने मुझे इस घर से फूटी कौड़ी नहीं दी, सब कुछ तुम जैसे अनजान लड़के के नाम कर दिया। जब तुम दोनों में से किसी पर भी मेरा जादू नहीं चल सका तो मैंने अविनाश को रोज खाने में नशे की दवाई मिलाकर देनी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे पता था कि उसे जो बीमारी है उस हिसाब से नशे की दवाई उसके लिए जहर है। यही वजह है जिसको खाने के बाद वो दिन रात सोता रहता था और धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। एक दिन उसने मुझे खाने में नींद की दवाई मिलाते हुए देख लिया। वो तुमसे बात करना चाहता था और तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बताना चाहता था। उसने कहा कि वो अपने बेटे से कहकर मुझे जेल करवा देगा, लेकिन मैंने उस बूढ़े को गायब करवा दिया। अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें तुम्हारा बाप कभी नहीं मिलेगा। जल्दी से ये सब कुछ मेरे नाम कर दो। मैं सोच में पड़ गया था कि मैं क्या करूं। इसका मतलब ये था कि पापा की जान खतरे में है। जो आदमी मुझे पकड़ा हुआ था वो इस घर का नौकर था। सुनैना आंटी और ये नौकर मिलकर अविनाश अंकल को बेवकूफ बना रहे थे। मेरी गर्दन पर चाकू रखा हुआ था। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी अचानक किसी के हैंडसअप बोलने की आवाज आई। जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो हम सब के होश उड़ गए थे। दरवाजे पर पुलिस खड़ी हुई थी, लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि पुलिस को कॉल किसने की थी। घर के अंदर से नौकरानी निकल कर आई। उसने ही पुलिस को बुलाया था। वो नौकर और सुनैना आंटी भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने जल्दी से उन लोगों को अरेस्ट कर लिया। उन लोगों ने पापा को उनके कमरे में बने हुए बाथरूम में ही हाथ पैर बांधकर बंद किया हुआ था। पुलिस उन दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई और हम लोग पापा को लेकर अस्पताल चले गए। वहां पर उनका इलाज कराया गया। पापा की तबीयत बहुत सीरियस थी। नौकरानी ने बताया कि मालिक ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे काफी दिनों से शक हो रहा था कि मालकिन कुछ तो गलत कर रही है, लेकिन मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने मुझे बताया कि मैं आपको भी ये सब कुछ बताना चाहती थी, पर आपके पास काफी दिनों से काम ज्यादा होने की वजह से टाइम नहीं था, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बता सकी। पर उस दिन मैंने मालकिन को फोन पर बात करते हुए सुना था कि आज कुछ भी करके हमें जीत को घेर लेना है और उससे पेपर्स पर साइन ले लेने हैं। मुझे पता था कि आज आपके साथ भी कुछ गलत होने वाला है, इसलिए मैंने पुलिस को पहले ही फोन कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस टाइम पर ही घर पर आ गई। मैंने नौकरानी को थैंक यू बोला। वो कहते हैं ना कि अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। पापा ने मेरे साथ ही अच्छा नहीं किया था, बल्कि वो अपने घर के नौकरों की भी बहुत मदद किया करते थे, और आज उनके घर की गरीब नौकरानी ने मेरी जान के साथ साथ पापा की जान भी बचा ली थी। कुछ दिनों बाद पापा ठीक हो गए। पापा ने पुलिस को अपने बयान दे दिए थे। सुनैना आंटी और उस नौकर को कड़ी सजा हुई थी। अब तो पापा को मुझसे और भी ज्यादा प्यार हो गया था। मेरी शादी हो गई और मैं अपनी फैमिली के साथ इस घर में रहता हूँ। अब हम लोगों ने अपने घर में हर जगह कैमरे लगाए हुए हैं और हम ऐसे लोगों से सावधान रहते हैं जिनकी निगाह हमारी दौलत पर रहती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।